हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अधिकारियों की फ़ौज। कैसे हैं आप सब? तो चलिए जल्दी जल्दी पेन और कॉपी उठाइए और शुरू हो जाइए। जैसा कि मैंने बताया था कि आज से हम लोग ल्यूसेंट का स्टार्ट कर रहे हैं, ल्यूसेंट को पढ़ना। तो पहले हम ल्यूसेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद वन बाय वन हम एक्सरसाइज भी उसकी करते चलेंगे ग्रीन वाली बुक से। तो ऑब्जेक्टिव बुक जो ग्रीन वाली आती है, अगर आप सबके पास है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खरीदने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको ल्यूसेंट भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करने की कि जिस टाइम आप ये क्लास ले रहे हों उस टाइम आपके हाथ में एक पेन और नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उन चीज़ों को आप नोट करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हम पॉलिटी का प्रस्तावना प्रेम्बल वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा कि संविधान सभा कहाँ गया, भारतीय संविधान का इतिहास कहाँ गया, मैं वो सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उसे मैं लास्ट में बताऊंगी। जब आप संविधान को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे तब आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। अभी अगर मैं लाइन बाय लाइन बताती चली जाऊँगी तो उससे कोई बहुत प्रॉफिट आपको मिलना नहीं है। इसलिए अच्छा यही है कि मैं आपको सीक्वेंस में लेके चलूँ, ताकि लास्ट आते आते आप खुद सब कुछ समझने के लिए उस लायक हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना। फ्रेंड्स, भारत के संविधान की प्रस्तावना की अगर बात करें तो इतना आपको भी शायद पता होगा, नहीं पता हो तो आज आप ये चीज़ जानते रहिएगा कि भारत के संविधान का जो प्रस्ताव लाया था ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि भारत के संविधान का प्रस्ताव कौन लाया था, तो आप जानते रहिए जवाहरलाल नेहरू ने। आगे अब पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। अब आप 1 मिनट के लिए पॉज करके इसमें जो प्रस्तावना लिखी हुई है इसे पढ़ लीजिएगा। मैं इसे अगर पढ़ के सुनाने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम बर्बाद हो। आप पॉज करिए और उसे देख लीजिए। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हो सके तो आप इस प्रस्तावना को रट डालिए, घोल के पी जाइए। अगर आपको ये याद हो जाती है तो आप विश्वास कीजिए, अगर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से कम दो क्वेश्चन तो आपकी प्रस्तावना के सीक्वेंस वगैरह से आ जाते हैं कि किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। अगर आपको याद है तो फिर आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको वो चीज़ें रटी रहेंगी, आप एक बार मन में दोहराएंगे। और ये मत सोचिए कि ये याद नहीं होगा, याद हो जाएगा। जब हम पूजा करते हैं तो बहुत सारे मंत्र हमें ऐसे भी याद होते हैं जिनकी हमें मीनिंग तक नहीं पता होती है। क्यों होते हैं? क्योंकि रोज़ का हमारा वो एक नियम होता है कि हमने नहाया, नहा के हम पूजा करने के लिए पूजा की जगह पे पहुँचे और उस चीज़ को रट लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की मीनिंग हमें पता हो तो भी वो याद होगी। वो आप रेगुलर बेसिस पे 10 दिन आप इस प्रस्तावना को पढ़ो, आपको प्रस्तावना आपकी ज़ुबान पे होगी। रट्टा मार लीजिए आप इसको एकदम से। अभी तुरंत के तुरंत ये नहीं है कि अभी बैठे और रटना शुरू कर दिया बच्चों की तरह। रोज़ एक बार पढ़िए, रोज़ एक बार पढ़िए, 10 दिन में देखिए आपके फिंगर टिप्स पे होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे प्रस्तावना में हमारी कुछ मुख्य बातें लिखी हुई हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातों में आप देखेंगे तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। अब देखिए इस लाइन को आप समझिए थोड़ा सा, यहाँ गलती से अंक लिखा हुआ है, अंक नहीं है। ये अंक नहीं है, ये अंग है। ठीक है, तो ये उसका अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। ये इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये होता है फ्रेंड, जब इसे अंग तो मान लिया गया, कुछ वाद अभी मैं आपको बताऊंगी, कुछ केसेस हैं जिनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजन, अलग अलग निर्णय आए थे, जिनसे कभी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, कभी कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। एट लास्ट ये मान लिया गया कि भाग तो है, लेकिन यहाँ ये भी चीज़ अलग से बताई गई कि इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। आप
आपकी किसी भी चीज़ के लिए अगर आप चाहें कि हाँ मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में ये क्लेम कर दूँ कि प्रस्तावना में ये चीज़ लिखी हुई है और हमारी ये चीज़ मानी नहीं जा रही है, तो आप नहीं कर सकते। वो क्लेम आप नहीं, उसके लिए और चीज़ें बनी हुई हैं, मूल अधिकार बने हुए हैं और सारे अनुच्छेद बने हुए हैं, वो सब ठीक है, लेकिन आप प्रस्तावना को लागू नहीं करवा सकते। प्रस्तावना सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज़ से बनी हुई है कि अगर आगे पूरे संविधान में कहीं कोई ऐसी भाषा लिखी हुई है जिसे समझने में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, कोई चीज़ छिपी हुई सी फील हो रही है, उस केस में वो उसकी हेल्प लेते हैं प्रस्तावना की। ठीक है, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि संविधान का अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर यह उसका भाग नहीं माना जाता है। आगे बात कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु, हाँ, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। यहाँ मैं आपको वापस संविधान की प्रस्तावना में ले जाऊंगी। आप देखिए, इसकी पहली लाइन लिखी हुई है कि हम भारत के लोग। फर्स्ट लाइन आप देखिए, हम भारत के लोग, यानी कि संविधान में सबसे ऊपर अगर किसी को रखा गया है तो भारत के लोगों को, भारत की जनता को रखा गया है, और यही तो लोकतंत्र है। तो ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को, अब शायद आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। तो यहाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे। नेक्स्ट लाइन देखिए, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स आप देखिए, इसमें आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट वाद बताऊंगी, उन तीनों वादों को आपको याद रखना है कि कौन कौन से केसेस हुए थे और किस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया था। मैं आपको बताऊं, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें ये केसेस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केसेस बहुत बहुत मायने रखते हैं। जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के ही अभिलेख हो जाते हैं। ये जैसे उन्होंने कोई डिसीजन दिया तो उसे अभिलेख माना जाता है कि उन्होंने कह दिया तो बस अब यही सही है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको जितने भी वाद आते जाएंगे, उन वाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई खास डिसीजन दिया है तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। और ये कोई समझने की चीज़ नहीं है, मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि समझने के साथ साथ उन्हें याद रखिएगा कि कौन सा वाद किस ईयर में आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था। तो देखिए, प्रस्तावना के में को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यही बात अभी मैंने इससे पहले आपसे बोली। तो यानी अगर पूछ दे आपसे क्वेश्चन में, यही बात पूछ दे कि कौन से वाद में ये बात कही गई थी कि प्रस्तावना को आप अदालत में नहीं ले जा सकते, अदालत में उससे सहायता नहीं ले सकते, और 4 आपको वाद उठा के दे दे, तो आपको ये याद रखना है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 का वाद था ये। नेक्स्ट आपका है 1960 में। अब देखिए, इसको सीक्वेंस में समझिए। 1957 वाले वाद ने ये बात कही कि आप उसे न्यायालय में नहीं ले जा सकते। 1960 आते आते एक नया वाद आता है, बेरूबाड़ी यूनियन वाद। इसमें क्या होता है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ये डिसीजन देती है कि अगर कहीं संविधान की भाषा संदिग्ध हो और वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है, मतलब अगर आपकी कहीं भी पूरे संविधान में कोई ऐसी भाषा है जहाँ पे जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स या कोई भी कोर्ट नहीं समझ पा रही है कि हाँ इसकी भाषा में क्या लिखा है या ये क्या कहना चाहता है, वहाँ प्रस्तावना उसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बेरूबाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर कोई चीज़ संविधान का भाग नहीं है तो संसद या विधायिका उसमें संशोधन नहीं कर सकती, ये तो सही बात है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में तो संशोधन हुए हैं।
अब अगर संशोधन हुए हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई वाद तो ऐसा आया है जिसमें ये मान लिया गया है कि ये संविधान का भाग है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस वाद में क्या कहा गया है। तो बेरूवाड़ी वाद जो था ये 1960 वाला, इसमें इन्होंने कहा कि ये इसका भाग नहीं है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन तो नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। देखा, 3 चीज़ें सामने आई। 1957 का वाद आया, उसमें ये कहा गया था, ये आपका देखा होगा आपने, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाला, इसमें इन्होंने कहा था कि इसे अदालत में ले ही नहीं जा सकते। 1907 के बेरूवाड़ी वाद में इन्होंने कहा कि ये उसका प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन 1973 का केशवानंद भारती केस आता है, तो इसमें इन्होंने कह दिया कि यह इसका अंग भी है और इसमें संशोधन किया भी जा सकता है। अब देखिएगा इसके आगे क्या हुआ होगा। अब जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि संशोधन हो सकता है तो ये बात विधायिका में जाएगी, और विधायिका में जाएगी तो कोई ना कोई संशोधन तो होगा। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे जब हमारे इसमें कहा गया, केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मूल ढांचे का सिद्धांत है। तो मूल ढांचे का सिद्धांत का मतलब ये है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना जो है ये समझने के लिए तो ठीक है, अंग मान लिया ये भी ठीक है, लेकिन आप इसमें संशोधन में परिवर्तन तो कर सकते हैं, पर वो परिवर्तन नकारात्मक नहीं होना चाहिए। मीन्स वो कहीं से भी इसके मूल ढांचे को, इसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। उसके विस्तार के लिए है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप यही चीज़ देखेंगे। इसमें ये कहा गया है कि संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का सिद्धांत या मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण होता है। अब देखिए, अब इसके बाद कोई संशोधन होगा। 73 में अगर ये बात कही गई है कि संशोधन कर सकते हैं, तो 76 में उसमें संशोधन किया जाएगा। तो अब क्या होगा संशोधन, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट तीनों हो जाते हैं, एक नहीं दो नहीं 10 बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो याद रखिएगा, ये 42वां संविधान संशोधन था 1976 का। इंदिरा गांधी जी का टाइम था ये, उन्हीं के टाइम पीरियड में ये ऐसा हुआ था। उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे यहाँ, और उन्हीं की सरकार ने इस तरह के संशोधन करवाए थे। और कौन कौन से शब्द जुड़े थे ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये शब्द प्रस्तावना में इस्तेमाल किए गए हैं और मूल संविधान में ये नहीं थे। तो कभी कभी पूछ देता है कि मूल संविधान में हमारे कौन कौन सा शब्द नहीं था प्रस्तावना में। तो आप याद रखिएगा कि ये तीनों शब्द नहीं थे, क्योंकि ये तीनों शब्द संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में आए हैं। अब इन शब्दों को याद कैसे करना है वो आपकी हेडेक नहीं है, वो मेरी हेडेक है। मैंने उसके लिए सारे ट्रिक्स बना रखे हैं। मैं वो ट्रिक्स अभी 10 मिनट के बाद एक और वीडियो डालूंगी, जिसमें इसी चैप्टर के जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसे मैं एक पेज पे लिख कर डाल दूँगी। उसे मैं सिर्फ पढ़ती चली जाऊंगी और आपको ये चीज़ें रिमाइंड होती चली जाएंगी। लेकिन हाँ, उसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आपने ये चीज़ें पढ़ रखी हों अभी। तो अभी आप इसको पढ़िए, उसके बाद मैं वो डाल दूँगी उस पर, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। आप चाहे तो अपनी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, नोट्स बहुत काम की चीज़ होती है, और आप जितना हो सके उतनी बार इसका रिविज़न करें। देखिएगा आपके एग्ज़ाम में आपको प्रस्तावना से अगर कहीं कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे बाहर नहीं जाने वाले। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है और सर्वाधिक व्यापक है। बिल्कुल है,
यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये लाइन आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी 4 ऑप्शन देके पूछ देता है कि कठोर है, लचीला है, इनमें से कोई नहीं है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लिखित संविधान की अवधारणा हमने कहाँ से ली है? हमने फ्रांस से ली है लिखित संविधान की अवधारणा। हाँ, जब लिखित संविधान की अवधारणा की बात आई है तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, हमारे संविधान को जो इतना बड़ा हमारा संविधान हो गया ना, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ से अलग अलग चीज़ें जो हमें अलग दूसरी कंट्रीज़ की अच्छी लगी, हमें लगा कि ये हमारी जनता के लिए, हमारे देश के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं, वो हमने वहाँ से ले लिया। तो जब हम कई सारी कंट्रीज़ से अलग अलग चीज़ें लेते हैं तो उसकी वजह से हमारा संविधान बहुत बड़ा हो गया। लेकिन कभी कभी मेंस वगैरह में ये क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान उधार का थैला है, क्योंकि हमने अलग अलग कंट्रीज़ से लिया है। तो ये देखिए, ये छोटी मानसिकता वाले लोग होते हैं जिनके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं कि उधार का थैला है। उधार का थैला नहीं है। हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना जानते हैं। जब हमने ये समझा कि हमारे इतने बड़े देश के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए क्या चीज़ कैसा होना चाहिए, तो अलग अलग कंट्रीज़ से हमने अलग अलग चीज़ें जो हमें हमारे देश के लिए सही लगी वो ले लिया। और ये कोई उधार की चीज़ नहीं है, ये एक समझदारी की चीज़ है। सामने कोई अगर गड्ढे में गिर गया तो ज़रूरी नहीं है कि हम गिर के देखें, अच्छा यही है कि हम उससे सीखें कि हाँ, उधर जाने पे गड्ढे में गिर सकते हैं। तो हमने, हमारे जो संविधान सभा के लोग थे वो ऐसे ही वैसे लोग नहीं थे कि उन्होंने कुछ भी किसी कंट्री से उठा लिया। उन्होंने बाकी कंट्रीज़ के संविधान को बहुत अच्छी तरह से समझा, उसमें से जो चीज़ें अपने देश के लिए सही लगी वो उठाया और रखा। तो कभी कभी मेंस में जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो वो स्टूडेंट्स की मानसिकता चेक करने के लिए आता है कि आप किस मानसिकता के हो, आप उसे किस नज़रिए से देखते हो। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ों को रटें नहीं, उसको बेसिक लेवल से समझें। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रस्तावना किससे लिया गया है? प्रस्तावना भी तो किसी कंट्री से ली गई होगी। तो यहाँ पे इन्होंने, लूसेंट वालों ने ये दिया तो नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। प्रस्तावना में आप 2 चीज़ें याद रखिएगा। प्रस्तावना में 2 बातें हैं कि क्या कहाँ से लिया गया है। जो प्रस्तावना का विचार था वो तो हमारे संविधान सभा के लोगों ने यूएसए से लिया था, अमेरिका से। लेकिन जो संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है, वो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। ये 2 आप याद रखिएगा, इसे आप रट लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। बिल्कुल ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमारे संविधान ही सर्वोच्च है। और संविधान में सर्वोच्च कौन है? हम भारत के लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। बिल्कुल प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। अब देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी बताया, हमने बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग देशों से ली हैं। लेकिन अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा, तो आप याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का था, इसका सबसे ज़्यादा हमने 70% के आसपास चीज़ें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है। फ्रेंड्स, आपको पूरे संविधान में, पूरा जब हम लोग ये भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो इसमें आपको 2-3 ऐसे शब्द मिलेंगे जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, कहाँ यूज़ किया गया है, किस अनुच्छेद में यूज़ किया गया है ये शब्द। तो 2-3 ऐसे शब्द हैं, कौन सा यूज़ किया गया है ये आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो हम जनरल बातचीत में यूज़ तो करते हैं लेकिन वो हमारे संविधान में कहीं भी यूज़ नहीं की गई है। उसी में से एक शब्द आपका ये है संघीय शासन। ये आप कहीं साइड में लिख सकते हैं कि कौन कौन सा शब्द यूज़ नहीं किया गया। जब जब आता जाए वहीं पे अपना शब्द बढ़ाते जाइए। तो संघीय शासन शब्द हमारे संविधान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी बात कह रहा है कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो बिल्कुल आप देखेंगे तो जो हमारा पहला आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल ही हमारा यही कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इस बात का अगर आप मतलब समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ तो एक लाइन में लिख दिया है लेकिन इसका मतलब ये होता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात जो सारे राज्य हैं ना, उनसे मिलकर भारत बनता है। अर्थात भारत के राज्यों को इस चीज़ की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है कि वो अगर चाहें तो भारत से अलग हो जाएं। बहुत सारे कंट्रीज़ आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ राज्यों को ये परमिशन होती है,
आप आए दिन करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे कि किसी स्टेट ने अपने कंट्री से इस चीज़ के लिए विरोध कर दिया कि हमें एक अलग देश बनाना है। तो भारत के राज्यों को ये परमिशन नहीं है, यहाँ ये छूट नहीं दी गई है। हमारे संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने ये परमिशन ही नहीं दी है कि कोई भी राज्य, ऐसे तो कभी भी पता चला हमारे यहाँ 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कोई भी खड़ा हो जाए विरोध में कि हाँ नहीं हमें तो अलग देश बनाना है। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। फिलहाल आपका ये पहला प्रस्तावना का टॉपिक ख़त्म हुआ और बहुत अच्छे से ख़त्म हुआ है। भरोसा रखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन करते टाइम आता है जब हम लोग करेंगे तो जो प्रस्तावना से रिलेटेड तो है पर उसके बारे में यहाँ लिखा नहीं था, तो ठीक है, ये और अच्छी बात है, हमारे कुछ क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी ले आऊँगी। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी दे दूँगी, आप एक बार ही उसको देख लीजिएगा तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और अगर आपको कुछ खास जानकारी लेनी हो, किसी चीज़ के बारे में कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो उसके बारे में भी आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का स्वागत है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।